औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम CCNP लेवल का टॉपिक पढ़ेंगे और जो CCNP में चेंजेस आ चुकी हैं, अभी तो खैर नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया है, एक साल पहले मेरे ख़्याल में। तो उसका जो नया टॉपिक है आज हम वो पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है ये बेसिकली CCNP लेवल में इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन CCIE लेवल पे फिर ये जब हम MPLS उसमें पढ़ते हैं तो उसमें फिर ये टॉपिक हमारे पास बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे VRF लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि VRF लाइट क्या चीज़ है। तो VRF लाइट, वर्चुअल राउटिंग इंफॉर्मेशन लाइट, पाथ सेपरेशन एंड आल्सो डेटा सेपरेशन। ये इस VRF की मदद से हम पाथ सेपरेशन भी करते हैं, और जाहिर है जब पाथ सेपरेट हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो डेटा भी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट जो है, डिफरेंट कस्टमर हैव देयर ओन राउटिंग टेबल, सो राउटिंग डिसीजन वुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। जितने भी कस्टमर होंगे, हर एक कस्टमर का अपना एक अलग राउटिंग टेबल होगा और डिसीजन जो होगा वो कस्टमर के राउटिंग टेबल के मुताबिक ही होगा। आखिरी पॉइंट जो है, स्पेसिफिक सोर्स कैन एक्सेस अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ओनली। मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को ही एक्सेस कर सकता है। बहरहाल जितने भी पॉइंट्स मैं पढ़ चुका हूँ, ज़ाहिर है इसमें आपको इतनी समझ नहीं आई होगी। इससे जो अगला स्लाइड है उसमें मैं आपको सही तरीके से आपको समझ आ जाएगी। एक मिनट मुझे ज़रा देखने दे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अच्छा, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, इसमें आपको अब VRF लाइट की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो मुझे ज़रा मार्कर लेने दें। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास टोपोलॉजी है R1, R2, R3, R4, और जो बीच में ये क्लाउड नज़र आ रहा है ये बेसिकली मेरे पास राउटर है 5th नंबर। अब मैं नॉर्मल सिनारियो की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो राउटिंग जिस तरह होती है, सपोज़ ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इस पे मैंने प्रोटोकॉल चलाया हुआ है, तो क्या होगा कि सब राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर R1 R3 के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो कर सकता है, इसको पिंग कर सकता है। R1 R4 को पिंग कर सकता है, इसी तरह R2 R3 को पिंग कर सकता है, और R2 R4 को भी पिंग कर सकता है। जाहिर है बीच में जो राउटर है वो R5 है, तो R5 के राउटिंग टेबल में सब राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी, ये आपको पता है। इसमें एक राउटिंग टेबल होगा जिसमें सब नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी। अब मेरे पास सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो R1 जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये R1 जो है ये मेरे पास है कस्टमर A, R2 जो है मेरे पास है कस्टमर B, R3 जो है ये कस्टमर A का सर्वर है, ठीक है, कस्टमर A का सर्वर है। R4 जो है ये मेरे पास कस्टमर B का सर्वर है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि कस्टमर A जो है R1 एक्सेस करे अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने सर्वर को, इसी तरह कस्टमर B एक्सेस करे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही सर्वर को, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि सर्वर A जो है
इसको कस्टमर बी एक्सेस करे। नो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह बी सर्वर को कस्टमर ए एक्सेस करे, ये नहीं होना चाहिए। सर्वर बी को उसका अपना ही कस्टमर एक्सेस करेगा, कस्टमर ए। सर्वर ए को अपना ही कस्टमर एक्सेस करेगा, कस्टमर ए, और इसको एक्सेस ना करे। तो ये जो हमारे पास, ये बेसिकली ये किस चीज़ के थ्रू पॉसिबल होगा? VRF लाइट के थ्रू। ठीक है, ये VRF लाइट है। इसमें हमारे पास प्राइवेसी हो जाती है, और इसमें हमारे पास सिक्योरिटी आ जाती है, पाथ सेपरेट हो जाते हैं, डेटा भी सेपरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो राउटर 5 है उसमें तो राउटिंग टेबल ही होगा, और राउटिंग टेबल में ये सब की इंफॉर्मेशन होंगी। इसके पास जो भी जिस जिस डेस्टिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी, ज़ाहिर है वो इसको फॉरवर्ड करेगा। तो मसला ये है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही कंट्रोल प्लेन होगा और उसमें इन सब की इंफॉर्मेशन होंगी। तो ये फिर किस तरह पॉसिबल होगा? ज़ाहिर है अगर कस्टमर ए फॉर एग्ज़ाम्पल R1 R4 को पैकेट भेजना चाहेगा, तो ज़ाहिर है वो पैकेट R5 को आएगा, और फिर R5 डेस्टिनेशन देखेगा अपने राउटिंग टेबल में और इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो VRF के ज़रिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हर एक कस्टमर के लिए हम अलहदा राउटिंग टेबल बना लेते हैं। कस्टमर ए के लिए हमारे पास अलहदा राउटिंग टेबल होगा, और कस्टमर बी के लिए हमारे पास अलहदा राउटिंग टेबल होगा। कस्टमर ए में हमारे पास सर्वर ए की इंफॉर्मेशन होंगी, और जो कस्टमर बी के लिए जो राउटिंग टेबल होगा उसके लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सर्वर बी की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमारे पास R5 में, जिसको हम एज राउटर भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास दो कंट्रोल प्लेन बन जाएंगे, एक कस्टमर ए के लिए, एक कस्टमर बी के लिए। और इसी तरह ये अपने सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। मतलब, और ये मेरे पास सर्वर ए है, इसको कोई भी और कस्टमर एक्सेस नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर ए ही इसको एक्सेस करेगा। इसी तरह हमारे पास जो सर्वर बी होगा उसको सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर बी ही एक्सेस करेगा, उसको और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास VRF लाइट है। VRF लाइट के ज़रिए ही ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके ज़रिए हमारे पास ये सारे सिक्योरिटी आ जाती है। हमारे पास हर एक कस्टमर के लिए अलहदा अलहदा राउटिंग टेबल बन जाता है, और फिर इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है नेटवर्क की। तो ये हमारे पास था VRF लाइट। तो आइए अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो मैं यहाँ पे मैंने बनाई हुई है तो वो ज़रा करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या है। तो ये मेरे पास टोपोलॉजी है। ये मेरे पास टोपोलॉजी है, आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास 5 राउटर है, R1 R2 R3 R4 एंड R5। इसके नेटवर्क भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R1 से R3 को पिंग करूँ, R3 का जो IP एड्रेस है वो है मेरे पास 10.1.1.1। तो आप देख रहे हो पिंग कर सकता है। अगर R1 R4 को पिंग करें 10.2.2.2, सॉरी मैंने गलत दे दिया IP एड्रेस को। तो आप देख रहे हो पिंग कर सकता है। इसी तरह R2 जो है वो R3 को भी पिंग कर सकता है, और इसी तरह R2 R4 को भी पिंग कर सकता है। सॉरी, ठीक है।
तो हम ये एज्यूम करेंगे कि R1 जो है ये हमारे पास कस्टमर ए होगा, R2 जो है ये हमारे पास कस्टमर बी होगा, R3 जो है ये कस्टमर ए का सर्वर होगा और R4 जो है ये कस्टमर बी का सर्वर होगा। तो क्या होगा कि कस्टमर ए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही सर्वर ए को एक्सेस करेगा। कस्टमर ए जो है वो किसी दूसरे कस्टमर की सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा। इसी तरह R2 जो है कस्टमर बी वो अपने सर्वर बी को एक्सेस करेगा। R2 जो है कस्टमर बी जो है वो किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास R5 जो है ये हमारे पास एज राउटर होगा और इसमें हमारे पास दो कंट्रोल प्लेन बनेंगे, दो राउटिंग टेबल बनेंगे, एक कस्टमर ए के लिए और एक कस्टमर बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये सारी टोपोलॉजी बनाई हुई है और इस पे मैंने OSPF एडवर्टाइज़ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं ज़रा इस वीडियो को पास करता हूँ और ये जो एज राउटर है इस पे मैं OSPF को डिसेबल कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम प्रॉपर VRF को कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि VRF आप हमेशा एज राउटर पे ही कॉन्फ़िगर करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एज राउटर जो है वो R5 है। तो मैं ज़रा वीडियो पास करता हूँ और फिर आता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे R5 के यहाँ पे जितने भी ये इंटरफेस है चार, इस पे मैंने नो IP एड्रेस का कमांड चला दिया और फिर यहाँ पे मैंने OSPF को रिमूव कर लिया। इसी तरह R1 पे जो मैं इससे पहले जो 100 OSPF चला चुका था उसको मैंने रिमूव कर लिया और OSPF प्रोसेस ID 1 यहाँ पे चला दिया। यहाँ पे भी मैंने OSPF 100 चलाया था लेकिन वो मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने OSPF ID 2 चला दिया। इसी तरह यहाँ पे 100 OSPF मैंने रिमूव कर लिया और यहाँ पे मैंने OSPF 1 प्रोसेस ID चला दी। इसी तरह R4 पे मैंने OSPF प्रोसेस ID 2 चला दी। ठीक है, अब ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने दो OSPF प्रोसेस ID चला दी, एक 1 और 2। तो यहाँ पे मेरे पास R1 और R2 ये दो अलग-अलग कस्टमर होंगे, ये कस्टमर A होगा और ये कस्टमर B होगा। तो प्रोसेस ID यहाँ पे चेंज होना चाहिए OSPF का, यहाँ पे मैंने 1 कर दी और यहाँ पे मैंने 2 कर दी। इसी तरह यहाँ पे मैंने 1 कर दी और यहाँ पे मैंने 2 कर दी। अब सारा काम अब हमने यहाँ पे एज राउटर पे करना है। ठीक है, तो एज राउटर में हम आते हैं R5 में। यहाँ पे अगर मैं शो IP प्रोटोकॉल चलाऊँ तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, R1 पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। शो IP प्रोटोकॉल्स कर लूँ तो आप देख रहे हो कि OSPF चल रहा है लेकिन प्रोसेस ID 1। इसी तरह अगर R2 में मैं ये कमांड चलाऊँ शो IP प्रोटोकॉल्स तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोसेस ID 2 चल रहा है। ठीक है, इसी तरह R3 में आप देख लें, ये मसला हो गया, इस चीज़ से मैं एक मिनट, मुझे ज़रा वीडियो पास कर। अब अगर R3 में मैं चेक करूं शो IP प्रोटोकॉल्स तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे OSPF प्रोसेस ID 1 चल रही है, मतलब कस्टमर A और उसका सर्वर A उसके लिए एक सेम प्रोसेस ID होनी चाहिए। इसी तरह कस्टमर B और उसका जो सर्वर B होगा उसके लिए प्रोसेस ID सेम होनी चाहिए। तो इसी तरह R4 में भी मेरे पास शो IP प्रोटोकॉल्स तो वो भी 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं R5 में। R5 में हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, तो इसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा कि कस्टमर A और कस्टमर B। फिर उसमें मैं इंटरफेसेस को डिफ़ाइन करूँगा कि कौन से इंटरफेसेस कस्टमर A यूज़ करेगा और कौन से इंटरफेसेस कस्टमर B यूज़ करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा VRF डिफिनीशन और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A
पूरा नाम मैंने नहीं दिया, लेकिन ए ये मेरे पास एक कस्टमर है। एंटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मैंने एक कस्टमर क्रिएट कर लिया और उसका नाम क्या है, ए। यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस फैमिली IPv4। यहाँ पे मैं जितने भी IP एड्रेस यूज़ करूँगा वो IP वर्जन 4 की होंगे, इसका ये मतलब है। यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ। अब मैं इसको पोर्ट डिफाइन अच्छा, अब मैं दूसरा कस्टमर डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा VRF डिफिनीशन B, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस डैश फैमिली IPv4, ठीक है। अब मैं दो कस्टमर क्रिएट कर चुका हूँ A और B के नाम पर। अब मैं उसको डिफाइन करूँगा कि कौन कौन से पोर्ट कस्टमर A यूज़ करेगा और कौन कौन से पोर्ट कस्टमर B यूज़ करेगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ int s 5/1। ये पोर्ट जो है ये कस्टमर A यूज़ करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, VRF फॉरवर्डिंग A, ठीक है। इसको मैं IP एड्रेस दूंगा, तो IP एड्रेस 100.1.1.10.255.255.255.0, दैट्स इट, ठीक है। नो शट भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पोर्ट पे मैं OSPF एडवर्टाइज करूँगा, तो IP OSPF 1 और एरिया 0। आप सेम एरिया में ये कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस ID डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एंटर। थोड़ी देर बाद ये OSPF अप हो जाएगा, आपने देख लिया अप हो गया। तो S5/1 मैंने ये कस्टमर A को डिफाइन कर दिया कि ये कस्टमर A जो है ये इसके थ्रू ही आएगा। अब मैं इस पोर्ट को भी डिफाइन करूँगा कस्टमर A के लिए, तो यहाँ पे मैं आऊँगा int S5/3 VRF फॉरवर्डिंग A नो शट IP एड्रेस, यहाँ पे होगा 10.1.1.10.255.255.255.0, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं OSPF एडवर्टाइज करूँगा IP OSPF 1 एरिया 0। तो आपने देखा इसका भी ये अप हो गया, ठीक है। अब मैंने कस्टमर A के लिए दो इंटरफेसेस डिफाइन कर दिए, ये और ये। तो ज़ाहिर है ये कस्टमर A होगा, ये इसके थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा इस तरह, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कस्टमर B के लिए। तो कस्टमर B में मेरे पास दो पोर्ट होंगे, S5/2 और S6/4। तो int S5/2 यहाँ पे मैं VRF फॉरवर्डिंग B, ठीक है। IP एड्रेस, इसको मैं IP एड्रेस दूंगा 200.2.2.10.255.255 नो शट IP OSPF 2 एरिया 0। आपने देख लिया अप हो गया। अब मैं दूसरे इंटरफेस में आता हूँ S6/4, इसको भी मैं B के लिए यहाँ पे मैं IP एड्रेस दूंगा 10.2.2.10.255.255.255.0 नो शट और IP OSPF 2 एरिया 0। तो आपने देख लिया यहाँ पे ये अप हो गया, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं R1 अपने जो कस्टमर A है ये A है, A अपने सर्वर B को पिंग कर सकता है कि नहीं। तो मैं R1 में आता हूँ,
इसकी सर्वर की आईपी क्या है? पिंग 10.1.1.1। तो आप देख रहे हो ये पिंग कर रहा है। कस्टमर ए अपने सर्वर ए को पिंग कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि कस्टमर ए जो है वो सर्वर बी को पिंग कर सकता है कि नहीं। तो आप देख रहे हो ये पिंग नहीं कर सकता, हालांकि ये एक ही बीच में एज राउटर है और उसके पास सबकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग राउटिंग टेबल बन चुका है। ठीक है, अब मैं आता हूँ R2 में। R2 का जो अपना सर्वर है उसकी आईपी है 10.2.2.2। ये पिंग कर रहा है। अब ये सर्वर एक को पिंग कर सकता है कि नहीं? पिंग 10.1.1.1। तो आप देख रहे हो ये पिंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमारे पास VRF काम कर रहा है, VRF लाइट बन चुका है। मतलब ये है कि कस्टमर ए अपना ही सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह कस्टमर बी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इस सर्वर को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये हमारे पास प्राइवेसी बन चुकी है। अब मैं ज़रा एज राउटर में आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कमांड चला लूँ शो IP राउट का, तो आप देख रहे हो ग्लोबल राउटिंग टेबल जो है वो एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ शो IP राउट VRF A, इसका मतलब ये है कि मैं कस्टमर ए के राउटिंग टेबल को चेक करना चाह रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि उसने मुझे दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देख लो कस्टमर ए के लिए ये राउटिंग टेबल बन चुका है। इसमें मेरे पास 10.1 की इंफॉर्मेशन है और 100 की, मतलब ये नेटवर्क और ये नेटवर्क जो है ये कस्टमर ए के राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है। इस राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क और इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसी वजह से कस्टमर ए अपने ही सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा ये दूसरे सर्वर को, सर्वर बी को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो इसके राउटिंग टेबल में नहीं है। ठीक है, 10.2.2.2.0 यहाँ पे नहीं है। इसी तरह अगर मैं कस्टमर बी का राउटिंग टेबल चेक करना चाहूँ बी, तो आप देख रहे हो कि इसमें मेरे पास दो नेटवर्क है, 10.2.2.0 और 200.2.2.0। ठीक है, इसी वजह से अब यहाँ पे प्राइवेसी आ गई है। ये अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इस सर्वर को कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, और इसी तरह ये अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ये इसके अलावा कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये VRF लाइट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं एक और कमांड चलाऊँ शो VRF, तो आप देखो ये आपको दिखा रहा है कि मेरे पास दो कस्टमर है A और B। ठीक है, A में जो हमारे पास जो IP एड्रेस स्कीम है वो IPv4 है। ठीक है, B में भी IPv4 है। A में मेरे पास ये दो इंटरफेसेस हैं, ये दो इंटरफेसेस कस्टमर A यूज़ कर रहा है, और इसी तरह कस्टमर B जो है ये दो इंटरफेसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, VRF का फ़ायदा तो यही है कि आप सेम IP भी दे सकते हो। अगर मैं इस पोर्ट को और इस पोर्ट को सेम IP दूँ तो कोई मसला नहीं, ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास दूसरा कमांड है, मैं अगर लिख लूँ शो IP राउट स्टेरिक कर लूँ VRF स्टेरिक, तो आप देख रहे हो ये आपको जितने भी राउटिंग टेबल है कस्टमर के ये आपको इकट्ठे ही दिखा रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये ए का राउटिंग टेबल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको कस्टमर बी का राउटिंग टेबल आपको दिखा रहा है। तो आपने देखा कि एज राउटर पे हमारे पास कंट्रोल प्लेन जो है अलग-अलग हो गई, हर एक कस्टमर का अपना एक राउटिंग टेबल बन गया। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूं, लेकिन बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। और दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है
आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल के ज़रिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।